बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इस पर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जितनी स्पेशलिटी बढ़ती चली जा रही हैं उतनी बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है या हॉस्पिटल में किसी कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होता है, वो उसकी जो मरीज की जो मर्ज होती है उसको हमने देखना होता है कि ये कौन सी स्पेशलिटी का केस है और कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसको डील करेगी। आज के दौर में अगर हम बात करें तो लोगों में बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उनको बेशुमार ऐसी पेन्स होती हैं जो रिलीफ नहीं हो रही होती। फिर इसके साथ साथ कई ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, आईसीयू में पेशेंट को जाना पड़ता है। इन सारी सिचुएशन के साथ साथ फिर यहाँ पे कोई सर्जरी करनी पड़ती है या पेन फ्री डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट लोग देखते हैं, या लोग उनको ये किसी भी गायनी के पास जब जाती हैं पेशेंट, तो वो कहती हैं कि हम आपकी डिलीवरी करेंगे लेकिन वो पेन फ्री होगी। पेन फ्री डिलीवरी कैसे हो सकती है? ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल क्या होता है? वहाँ पे जो है वो कौन कौन सी स्पेशलिटी के लोग होते हैं? फिर क्रिटिकल केयर जो है वो क्या है? आईसीयू के अंदर जो है वो पेशेंट को कैसे मैनेज किया जा सकता है? फिर जो पेन्स होती हैं आपको, उनकी टाइप्स को फिर उसको मैनेज करने के जो तरीके होते हैं, वो कौन कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और इसके कितने यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान समेत दुनिया में मौजूद हैं, या लाहौर में पेन रिलीफ के या क्रिटिकल केयर के जितने भी जो क्लिनिक्स हैं या प्राइवेट सेटअप्स हैं वो कितने हैं, और किस तरह जो है वो इसको लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करने का आसान तरीका हो सकता है। इन सारे मौजूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम, जो कि प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट हैं। और फिर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारी जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं डॉक्टर्स की, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने अपने पीजीज़ को, अपने एचओज़ को, फिर अपने जीपीज़ जो हैं, ये जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको किस तरह ट्रेन करना होता है, उनको कितनी दुनिया की जो एडवांसमेंट होती है वो उन तक डिलीवर करनी होती है। इन सारे मामलात को भी सर देखते हैं और सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर टाइम दिया। जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उससे पहला सवाल ये हो कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, ताकि देखने वालों को पता चले कि कितनी मुश्किलात और हडल्स के बाद एक बंदा यहाँ पे। ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल। सर, उस ज़माने में वो टॉप नॉच स्कूल हुआ करता था। देन गवर्नमेंट कॉलेज एंड अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। और फिर मैंने जी फेलोशिप का सफ़र इस तरह किया कि मैं कुछ देर के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, और फिर मैंने फेलोशिप प्रोग्राम और मेंबरशिप प्रोग्राम दोनों को ज्वाइन किया, और 2000 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद से मैं शोबा एनेस्थीसिया के अंदर आईसीयू के अंदर मैं इससे मुंसलिक हूँ। और साथ में जो आप कहें जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है उसमें ज़ाहिर है थ्रू सीनियर रजिस्ट्रार, एपी एसोसिएट एंड फाइनली प्रोफेसर, और पिछले 10 साल से तकरीबन 10.5 साल मुझे हो गए जी लाहौर जनरल हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। और वहाँ पे मैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा जो ख़ास एनेस्थीसिया तो खैर इट्स माई बेस लाइन, जो मेरा ख़ास पैशन है दैट इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट। और उसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे साहिवाल में पोस्टिंग एज एसोसिएट जब मिली, तो हमारे प्रिंसिपल थे, उनको समहाउ मेरे मुतल्लिक वहाँ पता चला, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब आप जितनी भी देर यहाँ रह रहे हैं मुझे यहाँ पे ना एक आईसीयू बना दें। और मैंने कहा जी फिर मुझे उसकी लॉजिस्टिक्स फंड्स, वो मुझे कहते ये आपने ना खुद ही अरेंज करनी है। मैंने कहा सर मैं तो आज आया हूँ आपके पास ज्वाइनिंग के लिए। कहते मुझे पता आप कर लेंगे। तो वहाँ पे हमारे साथी थे, तारिक साहब थे जो हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और उनके साथ फिर मैंने मिलके वहाँ पे लोकल हमने फंड रेजिंग की, और हमने कुछ पूल खुद किया, कुछ फैमिली से पोलिंग कराई, और वो हमने 6 बेडेड आईसीयू जो है वो स्टैब्लिश किया। वो आज भी फंक्शनल है और वो फुली इक्विप्ड है विद ऑल वेंटिलेशन फैसिलिटीज सर। और उसके बाद खैर एक लाहौर जनरल अस्पताल में 2016 में जब मैं इधर आया, तो यहाँ पर भी एक हमने 10 बेडेड नई आईसीयू फैसिलिटी जो है वो हमने डेवलप की। ठीक हो। अच्छा सर, एक आम बंदा अगर ये समझना चाहे कि एनेस्थीसिया का क्राइटेरिया या इसका रोल जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में क्या है?
एनेस्थीसिया का रोल मैं इसको कहूँगा ये अस्पताल की बैकबोन है। जैसे आप अपने बैकबोन के बगैर चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, इसी तरह आप एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के बगैर अस्पताल नहीं चला सकते। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो तकरीबन 80% डिसिप्लिन है वो सर्जिकल एंड एलाइड हैं। अब ENT ले लें, ऑप्थेल्मोलॉजी ले लें, ऑर्थो, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब जो नया रोल है वो हमारा मेडिसिन में रोल, हम GI सुइट्स जो हैं हम उनको ERCPs एडवांस प्रोसीजर्स के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम ये पार्ट ऑफ द रैपिड रिस्पॉन्स टीम, इसके अलावा हम ER के अंदर जो कोड ब्लू टीम है हम सारों के मेंबर्स हैं। सो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट वो हर जगह अस्पताल में मौजूद है। और हम इफ आई टॉक अबाउट माय हॉस्पिटल, हम ऑन एन एवरेज 35 to 40,000 सर्जरीज जो हैं ईयर करते हैं। और उसमें हर तरह के जो मैंने आपसे ये नाम लिए हैं ये तमाम स्पेशलिटी माइनस कार्डिक सर्जरी ये हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी हम तमाम स्पेशलिटीज को एनेस्थीसिया कवर देती हैं। इनके सिक पेशेंट्स जो हैं उनको सारा हम ICU में मैनेज करते हैं और बाकी जो भी मैंने आपको रेडियोलॉजी और GI वगैरह ये सारे हम कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हमारे व्यूअरशिप ये जानना चाहें कि एक हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर का माहौल क्या होता है और वहाँ कौन कौन सी स्पेशलिटी अवेलेबल होती है? देखिए जी, जो हमारा एक थिएटर का एक कॉम्प्लेक्स होता है ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो आप एक डेकोरम को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आपने जूते एक हद से बाहर उतारने होते हैं, उसके बाद आप जूते लेके अंदर नहीं जाते हैं। तो इसी तरह हम भी करते हैं, हमारे अंदर के स्लीपर्स चेंज होते हैं, अंदर जाते ही हम थिएटर का स्क्रब करते हैं, थिएटर के कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारे पास मरीजों के डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। प्री ऑपरेटिव रूम होल्डिंग एरिया होता है, पोस्ट ऑपरेटिव एरिया होता है, पैक्यू बोलते हैं उसको। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन दी फैसिलिटीज, जैसे हमारे पास 6 स्टेटस के स्वीट हैं, कुछ अस्पतालों में 4 और OTs के स्वीट होते हैं। तो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे सर्जरी है, गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, यूरोलॉजी है। हम उनके मरीजों को लेते हैं, उनकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट पहले होती है, फिर उनकी दोबारा से शॉर्ट असेसमेंट प्री ऑपरेटिव रूम्स में होती है, फाइनली उनको थिएटर में लेके जाया जाता है। और थिएटर के अंदर जैसे इस कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, गैजेट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और फिर मरीज़ को पहले हम एक सहूलत से उसको कुछ एंजियोलिसिस दे के उसके बाद हम मरीजों को सुलाते हैं, बेहोश करते हैं, फाइनली उनकी सर्जरी होती है, उनकी पेन का ख्याल रखा जाता है। और इस पूरे दौरानिए के अंदर जिस वक्त मरीज सोया हुआ होता है, आप ये समझें कि उसके साथ एक एनेस्थेटिस्ट जो है ना वो उसके हेड एंड के ऊपर अटैच्ड है। ही और शी इज नॉट अलाउड टू लीव द ऑपरेशन थिएटर जब तक कि वो सर्जरी खत्म ना हो जाए। एंड इफ देयर इज सम इमरजेंसी कि उस डॉक्टर साहब को जाना है, somebody will come and replace। और उसके बाद यानी मरीज को हमारे लिए जो है ना, ये मरीज हमारे सामने लेटा हुआ है, ये पीछे हमारी मशीनें हैं, बस इसके बीच में हम दोनों खड़े हुए हैं और बीट टू बीट हम मरीज की मॉनिटरिंग करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर का, ब्लड लॉस का। सर्जन अपने कामों में मसरूफ है, ज़ाहिर है उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो जो भी चीज़ें चल रही हैं, मरीज के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसके हार्ट रेट को, उसकी ऑक्सीजनेशन को, ब्रीदिंग को और उसके फ्लूइड्स को, ये सारा हम मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। सर दूसरा हमने ये देखा कि रिकवरी रूम्स जो होते हैं, एनेस्थीसिया का रोल कब से शुरू होता है एक सर्जरी के स्टार्ट से लेके और कब जाके खत्म होता है? हमारा रोल स्टार्ट होता है नाउ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ना, इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर कॉल्ड पेरी ऑपरेटिव फिजिशियंस। पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन का मतलब है कि हमारा रोल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट से स्टार्ट होता है जब मरीज वार्ड के अंदर होता है। ठीक, एक दफ़ा हमारे डॉक्टर्स जाके उनको देख लेते हैं, उसके बाद मरीज ऑपरेशन थिएटर में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया में, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में गया, वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी खत्म होने के बाद रिकवरी हुई, कुछ देर थिएटर में रखा, देन दे आर शिफ्टेड टू दी पैक्यू पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट या रिकवरी रूम में। और उसमें हमारा मरीज जो है वहाँ पे ऑन एन एवरेज हमारी कोशिश होती है कि वो 1 घंटा वहाँ पे रहे। उसमें मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, स्टाफ नर्सेज और हमारे डॉक्टर मौजूद होते हैं। और बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि कुछ बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी अद्वियात जो हमने दी हुई होती हैं जिसमें आपको लगे कि मरीज़ को थोड़ा सा अगर कोई डिले है तो उसको वहीं देख लिया जाए। वो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन अगर हो गई है, बाज़ दफ़ा को ब्लीडिंग हो जाती है, स्टेसिस का प्रॉब्लम हो गया, कोई यूरिन आउटपुट का प्रॉब्लम हो गया, उन चीज़ों को वहीं के वहीं एड्रेस करें ताकि जब हम मरीज़ को वार्ड में भेजें तो वो कंप्लीट कंफर्टेबल स्टेट में हो। आमतौर पे इसके बाद हमारा रोल ये होता है कि हम पेन मैनेजमेंट के अंदर भी है पेशेंट्स की हेल्प आउट करें। ठीक हो। अच्छा सर, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स का होता है, आईवी है, IM है, या कुछ लोग कहते हैं कि मास्क के जरिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ये कैसे? ये ब्रॉडली स्पीकिंग आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया के फिर आगे 2-3 टाइप्स हैं, जिसमें एक वो है कि जिससे हम वेन या नस के जरिए हम अद्वियात देते हैं और मरीज को हम सुला देते हैं। जब वो सो जाता है तो उसके बाद उसके साथ मशीन अटैच कर दी जाती है, एनेस्थीसिया मशीन,
और ये लंबी सर्जरीज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। सर कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं जिनमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि थोड़ा सा नस से एनेस्थीसिया देते हैं, सुला देते हैं और मास्क से उनको सिर्फ ब्रीदिंग यानी सुलाने वाली दवाइयाँ देती हैं और वो अपने तौर पे सांस लेते रहते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप मरीज को पूरा बेहोश नहीं करते, इनको सेंटिनोरेक्टल ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें आप मरीज की कमर में टीका लगा देते हैं, स्पाइनल या एपिड्यूरल, और अम्बलाइकस के नीचे नीचे का हिस्सा जो है उसके अंदर आप उसको सारा हम कवर कर लेते हैं। फिर इसके अलावा कुछ पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर हम नर्व्स को आइसोलेटेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उनको ब्लॉक कर देते हैं और मरीज का जागते हुए ऑपरेशन जो है करा दिया जाता है। आजकल ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा देर मरीज़ को बुलाना नहीं पड़ता, उसका एक्सपेंस बाद में ज़्यादा नहीं होता, आप मरीज़ को इमीडिएटली डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक हो सर, क्रिटिकल केयर और पेन मैनेजमेंट, हाँ जी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल जी। क्रिटिकल केयर इज एंटायरली डिफरेंट और पेन मैनेजमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट डिसिप्लिन है सर। ये एक ब्रॉडर एम्ब्रेला है एनेस्थीसिया की, जिसके अंदर एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर, अब कार्डियक एनेस्थीसिया की स्पेशलिटी और पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, तो ये बढ़ती चली जा रही है। अगर हम क्रिटिकल केयर को डिफाइन करें या इसको प्रॉपर लोगों को समझाएं तो कैसे सर? आसान अल्फाज में आप ऐसे समझ लें, कोई भी ऐसा मरीज जिसको आप वार्ड के अंदर कन्वेंशनल तरीकों से मैनेज नहीं कर सकते, चाहे वो मेडिसिन का मरीज है चाहे वो सर्जरी का मरीज है, उसको उन हालात के से ऊपर की केयर की जरूरत है। तो फिर अब दो हमारे पास सेक्शन है। वन इज द एचडीयूज। एचडीयू एक इंटरमीडिएट सेक्शन है बिटवीन द आईसीयू एंड जनरल वार्ड्स। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एडवांस मॉनिटरिंग मौजूद होती है, लेकिन इसमें आमतौर पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं होती या एडवांस गैजेट्स नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द इंटेंसिव केयर यूनिट या शोबाए इंतहाई निगहदाश्त। तो शोबा इंतहाई निगहदाश्त के अंदर जो हमारे पास मरीज आते हैं आमतौर पे ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत सिक होते हैं। आमतौर पे हमारे पास जो मैक्सिमम है रेस्पिरेटरी फेलियर्स, नमूनियाज, सेप्सिस के पेशेंट हैं। फिर हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक का बहुत बड़ा पूल है जो हमारे पास आता है। इनमें पीपीएच जिसमें जच्ची के दौरान या बाद में उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, एक्लेम्सिया है जिसमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं, कार्डियक सर्जरी के पेशेंट हैं उन्होंने आना ही वेंटिलेटर के ऊपर होता है, पोली ट्रॉमा है, एक्सीडेंट्स हैं और बेतहाशा सी। तो ये वो मरीज होते हैं कि जिनको आपको जिसको कहते हैं कि 100%, जैसे मैंने आपको एनेस्थीसिया में बताया ना कि आप सर पे एक मरीज के एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इसी तरह आईसीयू का मरीज भी ऐसे ही होता है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली उसको गैजेट्स लगे हुए होते हैं, सेंट्रल मॉनिटरिंग चल रहे होते हैं एंड 1-to-1 स्टाफ नर्सिंग के साथ जो है हम इन मरीजों को मैनेज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं इसके साथ ही पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेन मैनेजमेंट आम लोग ये समझते हैं कि इसको ऑर्थोपेडिक वाले देखते हैं, हड्डी जोड़ पट्टे वाले देखते हैं या बाकी फिजिशियन देखते हैं। एनेस्थीसिया का पेन मैनेजमेंट में क्या रोल? पेन मैनेजमेंट जी, इसको आप इस तरह समझें कि इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड एक्चुअली। ठीक है, पहले जैसे आप बता रहे हैं कि हर डॉक्टर है वो एवरीबडी डॉक्टर जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है दे कैन मैनेज अ पेन। ठीक है, ये वो पेन है जो आम पेन होती है, आराम से सेटल डाउन हो जाती है, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर हो जाती है। अगर आप पेन की ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो उसमें 2 टाइप की पेन है, एक्यूट पेन है और क्रॉनिक पेन है। एक्यूट पेन वो होती है जैसे कि ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हुई है, बर्न है, गिर गया मरीज, एक्सीडेंट हो गया। शॉर्ट टर्म की पेन होती है 3 दिन से लेके 7-8 दिन 10 दिन के अंदर आमतौर पे पेन 90% से ज़्यादा सेटल हो जाती है। दूसरी पेन होती है जिसको जो क्रॉनिक पेन बोलते हैं। क्रॉनिक पेन ऐसी पेन है जो कि एक मरीज का फर्ज करें ऑपरेशन हुआ, अब हम ये समझ रहे हैं कि उसकी सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो पेशेंट को शुड बी फाइन विद इन 10 डेज, लेकिन अब उसकी पेन लिंगर ऑन होती चली जा रही है। अब वो 1.5 महीना 2 महीना, आइडली स्पीकिंग 3 महीने से ज्यादा अगर कोई पेन का एलिमेंट बरकरार रहता है तो बाय डेफिनेशन इट्स कॉल्ड एज क्रॉनिक पेन। ठीक है, अब क्रॉनिक पेन जो है उसकी मैनेजमेंट जो है इट इज एंटायरली अ डिफरेंट सेटअप। एक्यूट पेन को आप 2-4-5 दवाइयाँ उनके साथ आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन क्रॉनिक पेन जो है ना ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ वही लोग जो कि स्पेशलाइज हैं फॉर क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं कि हमारे जो इदारे हैं जो हमारी डिग्री अवार्डिंग जैसे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान है, उन्होंने पेन मेडिसिन को लेवल 4 क्वालिफिकेशन में डाल के इसमें FCPS अवार्ड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो इसके लेवल के ऊपर एक करिकुलम बना रहा है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे पास वहाँ पे भी पेन मेडिसिन की लेवल 4 क्वालिफिकेशन आ जाएगी।
ठीक हो गया सर। जैसे कि हमने बात की थी इंटेंसिव केयर यूनिट की, जी आईसीयू जिसको लोग आम जानते हैं। आईसीयू में एक तो पेशेंट को जब रखा जाता है तो उसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है कि किस हाई लेवल पे जाके वो पेशेंट आईसीयू में आता है, और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे क्रिटिकल केयर्स के अंदर उस पेशेंट की हिफाजत और उसके अटेंडेंस की, जो उसका अटेंडेंट होता है, उसकी हाजिरी को क्यों मुमकिन नहीं बनाया जाता? लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी उसको जाने नहीं हमें देते। जाने नहीं देते जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम किन मरीजों को लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया। अब आप ये समझ लें कि एक ऐसा मरीज है, हम सेप्सिस की चलें बात कर लेते हैं। इस वक्त जो हमारी एक, जिसको मैं बदकिस्मती कहूंगा, या आप ये कह लें कि थोड़ी सी गवर्नेंस की, वो ये है कि हमारे पास जो रेफरल सिस्टम है ना, वो ठीक नहीं है। है ही नहीं बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, एग्जैक्टली है ही नहीं है। तो उसमें होता क्या है, एक मरीज जो कि फर्ज करें कसूर से चला, उसको कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ, वो पहले एक क्वैक के हत्थे चढ़ गया, और उसके बाद वो कहीं जीपीस के, सॉरी मैं कहना नहीं चाह रहा था बात, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्ट है कि क्वालिफाइड जीपी भी हैं, बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन बहरहाल कुछ इसमें ये मैल प्रैक्टिस का एलिमेंट है। वहां से ये मरीज जो है, जब ये चलता है, ये किसी टर्शियरी हेडक्वार्टर में पहुंचता है, एंड फाइनली वहां से होते होते जो है ना, ये जब हमारे पास पहुंचता है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर, तो बाय दैट टाइम वो जो सारा टाइम है ना, वो 5 दिन 7 दिन या 3 दिन, उसके अंदर वो जो गोल्डन आवर्स हम बोलते हैं कि हर मरीज की मैनेजमेंट के कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं, वो वी लॉस्ट दैट गोल्डन आवर्स। अब टर्शियरी के अंदर मैजिक तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब मरीज आएगा, जाहिर है वो मैनेज होगा, एंड फाइनली दे कम टू आईसीयू। अब उसमें क्या है कि उनकी ऑलरेडी मल्टीपल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो चुकी होती है, गुर्दे खराब हो चुके होते हैं, चेस्ट खराब हो चुकी होती है, सेप्टिसीमिया हुआ होता है, सारी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डाउन रेगुलेशन है, एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस हुई हुई होती हैं, एनीमिया हुआ होता है। तो ये हमारी ना कॉमन एक फाइंडिंग है जो हमारे पास आईसीयू में मरीज आते हैं। दूसरा मरीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स के मरीज हैं। हमारा ऑब्स्टेट्रिक का मरीज भी बहुत खराब होता है, वो एलएचवी से स्टार्ट होता है, फिर वो जनरल जो हमारी डॉक्टर साहबान हैं उनके पास, फाइनली टू DHQ लेवल, एंड फाइनली टू टर्शियरी केयर लेवल। बाय दैट टाइम अगेन, या वो ब्लीडिंग से हो के हम अक्सर एलजीएच के अंदर ऐसे मरीज रिसीव करते हैं जिनकी 3 या 2.5 हीमोग्लोबिन होती है, या वो मरीज जो उनको पता नहीं पिछले 12 घंटे से फिट्स पड़ रहे होते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से गांव से उठा के बेचारे गरीब लोग लेके आते हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर जब ये हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमारे पास जो लेवल ऑफ रिकवरी, और वो जो है ना, हम ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशियस टाइम लॉस्ट कर चुके होते हैं। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अभी भी अपने आईसीयूज को देखें, जो हम पंजाब के अंदर हमारे आईसीयूज हैं, हमारा डेथ रेट बहुत बुरा नहीं है। वी आर रिलेटिवली 25 से 35% के बीच में वेरी कर रहे हैं, जो कि किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो है ना कंपेरेबल है। ऑब्वियसली उनका हमसे कम है, हम थोड़े से ज्यादा हैं, हमारे कुछ में 50% भी जाता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी उनसे कहीं ज्यादा, पॉपुलेशन है, रिसोर्स भी बहुत रिसोर्स तो ना होने के बराबर है हेल्थ में हमारे। अच्छा सर, आपकी नज़र में एक अच्छा इंटेंसिव केयर यूनिट कैसा होना चाहिए? इंटेंसिव केयर यूनिट, इट्स नॉट अ वन मैन जॉब। नंबर 1, इस वक्त जो हमारे 90% से ज़्यादा आईसीयूज पंजाब के, आप पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, दे आर रन बाय द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ठीक है। आइडियली दे शुड बी रन बाय द इंटेंसिविस्ट हु इज ट्रेन्ड फॉर इंटेंसिव केयर। अगेन हमारे यहाँ CPSP CCM, जिसको क्रिटिकल केयर मेडिसिन की लेवल 4 क्वालिफिकेशन देती है, जिसकी बेस पे आपको 2 साल की हायर ट्रेनिंग दी जाती है आफ्टर योर फेलोशिप प्रोग्राम्स। UHSP इस पे काम कर रहा है। तो ट्रेन्ड इंटेंसिविस्ट, अब मसला यह है कि ट्रेन्ड इंटेंसिविस्ट आ भी गया है, तो इस वक्त जो हमारा हेल्थ का नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर इंटेंसिविस्ट और पेन फिजिशियन की फिलहाल जगह नहीं है। मे बी इन फ्यूचर ये डेवलप हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये है। नंबर 2, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया, ठीक है। इसमें आपके लिए 4 वाइटल लोग जो है ना, सबसे नंबर 1 इज द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली उसका पिवटल रोल होता है, उसमें वेंटिलेशन ये वो सारा सेटल करना है। देन इज द ID पर्सन, ठीक है। इन्फेक्शन डिजीजेस के लोग, इनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो बाकी के 3 एरियाज हैं, उनमें जो हमारे मरीज कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनमें गुर्दे तो नेफ्रोलॉजिस्ट, चेस्ट तो पल्मोनोलॉजिस्ट, एंड कार्डिक तो कार्डियोलॉजिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज नर्सिंग स्टाफ एंड RTs, ठीक है। सो RTs एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल। नर्सिंग स्टाफ जो है उसमें यह है कि
इस वक्त जो हमारे जितने भी आईसीयूज हैं, आई एम श्योर सारे आईसीयूज में हमारे पास नर्सिस की भी कोई स्पेसिफाइड क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग नहीं है। सो ये बच्चियां हमारे पास आती हैं और कुछ की अपनी सीनियर टीचर से सीखती हैं, कुछ जब ये लोग आते हैं हम इनके कुछ कोर्सेज कराते हैं, कुछ थोड़ा सा इनको हैंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं, एंड वी आर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत हम काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, प्रोफेसर जोधत सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे और पेन मैनेजमेंट और बाकी जो मसाइल हैं वो हम इनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम क्रिटिकल जो केयर है उसके ऊपर, पेन मैनेजमेंट के ऊपर, और फिर एनेस्थीसिया का क्या रोल होता है, इसके साथ ही जो आपकी पेन को किस तरह मैनेज किया जाता है, हॉस्पिटल में एक अच्छा आईसीयू कैसे बनता है, या उनके हमारे प्रोफेसर साहब की नज़र में एक अच्छा आईसीयू क्या होता है, फिर हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहाँ का क्या सिनेरियो होता है, इस सब पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जोधत सलीम हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू जारी है। सर, जैसा कि मेरा ये सवाल था कि एक अच्छा आईसीयू तो आपने एक्सप्लेन कर दिया जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पेन मैनेजमेंट की जब बात होती है तो हमारे यहाँ, चूँकि जैसे आपने कहा कि गायनी का बहुत ज़्यादा लोड है, इस दौरान में लोग ये कहते हैं कि पेन फ्री डिलीवरी ये कैसे मुमकिन होती है कि डिलीवरी भी हो और पेन ना हो? देखें जी, ये इसके मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो एपिड्यूरल है सर। ठीक है जी, नंबर एपिड्यूरल्स में लगाया जाता है और पेशेंट को टाइम टू टाइम, दो तरीके होते हैं, या आप इंटरमिटेंट डोजेस दे देते हैं जब भी पेशेंट पेन की कंप्लेन करती है, और या फिर ये कि उनको इन्फ्यूजन चला के कंट्रोल किया जा सकता है। इसका तरीकेकार ये होता है कि आइडियली पेशेंट को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिन्होंने लगाना है, पेन रिलीफ करनी है, उनसे वो एक दफ़ा पहले अपने एंटीनेटल में मिल लें, ताकि उनकी को क्वेरीज जो हैं, क्योंकि समहाउ इसकी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है इन द पब्लिक के लिए, वो कमर में टीका लगेगा तो जी टांगे फारिग हो जाएंगी, या सिजेरियन सेक्शन हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, या ये कि एक कहना नहीं चाहता मैं कि जी सास कहती है जी मैं नहीं सिलवाया तो बहू क्यों लुवा रही है, तो ये भी हमें कुछ जो है वो आप लगना शुरू हो गए, पहले तो कभी लगते नहीं थे। तो आजकल हमारी जितनी एजुकेटेड क्लास है, हमारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारी जितनी भी तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, या उनके अलावा भी और भी लोग, उनको ये कॉन्सेप्ट है, और वो इस वक्त वो सेंटर्स को सेलेक्ट करती हैं जहाँ पे पेनलेस डिलीवरी जो है वहाँ पे की जाती है। अच्छा, इसके अंदर तरीका ये होता है जी, एपिड्यूरल लगाते हैं हम, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रिपिंग होती है और पेशेंट को एंटीसेप्टिक कंडीशन के अंदर ये एपिड्यूरल सेट होता है, और इसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको लगा देते हैं। और इसमें तरीके का क्या होता है कि आप इन क्लोज लाइजान होते हैं विद द ऑब्स्टेट्रिशियन, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनकी, वो बताती हैं कि यूट्रस का मुंह जितना खुलता है, आमतौर पर 2 to 3 सेंटीमीटर जब यूट्रस का मुंह खुल जाता है तो उस वक्त इसको लगा दिया जाता है। जिस वक्त डिलीवरी हो जाती है उसके बाद इसको तकरीबन उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद हम इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद ये है कि पेशेंट जो है विद इन कपल ऑफ आवर्स जो है पेशेंट इज एबल टू वॉक। हाँ जी सर, अगर हम लोगों को ये समझाना चाहें कि पेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है तो वो कैसे समझाएं? अच्छा, पेन की पैथोफिजियोलॉजी ऐसी जी, हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर हर जगह पे रिसेप्टर्स हैं जिनको नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, और पेन जो है एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। जैसे कि आप फर्ज करें कि आप चूल्हे के करीब खड़े में और बेध्यानी में आपने गरम कोई वो पकड़ लिया, बर्तन पकड़ लिया या आग के करीब, तो इमीडिएटली यू विल विड्रॉ योर हैंड, आप पीछे को खींचेंगे। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके एक स्टिमुलस है जो कि बॉडी ने दिया, आपने हाथ को पीछे खींचा, ये यहाँ से जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हराम मगज में, और वहां से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके सिग्नल जाते हैं इमीडिएटली। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है, ठीक है जी। और वहां से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि इमीडिएटली आपको एंडोर्फिन्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स और ये निकलते हैं केमिकल मीडिएटर्स जो कि पेन रिलीफ कर भी देते हैं। सो दैट्स हाउ, ये जो इसका जो है ना, एक सादा अल्फाज में आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पेन की पैथोफिजियोलॉजी। हाँ जी। अच्छा सर, अगर हम पेन की बात करें तो पेन मैनेजमेंट की जो आज के दौर के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो क्या है? अच्छा जी, देखें, पेन का जो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि जो हमारा पेन का पेशेंट होता है ना सर, वो उसको ये नहीं है कि वो आया, आपने उसको 2 दवाइयां लिखी और लिख के पकड़ा दी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक कॉम्प्लेक्स मरीज को एक फिजिशियन एग्जामिन करते हैं, जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में एक मरीज को एग्जामिन करेंगे तो यू स्टार्ट विद हिस्ट्री। सबसे पहले आपने क्या करना है, मरीज की हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे जी आपको पेन कब से स्टार्ट हो रही है, क्या इवेंट था, आपकी सर्जरी हुई, चोट लगी, या वैसे ही है मस्कुलोस्केलेटल पेन वैसे ही हो जाती है, बैठे रहते हैं आजकल सारा वक्त, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा अजाब है हमारी जिंदगी में, इसको देखते रहते हैं हम हर वक्त। ये भी एक बहुत बड़ी आजकल, और 5 साल में ये भी इस सिंड्रोम्स आने शुरू हो जाएंगे, टेलीफोनिक सिंड्रोम्स। अच्छा जी, उसके बाद आप पेन की नेचर को डिफाइन करते हैं
पेन की इंटेंसिटी को देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि जी पेन किन चीज़ों से बढ़ रही है, पेन किन चीज़ों से कम होती है, ठीक है जी। उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन को वो पहले ट्राई कर चुके हैं पेशेंट। उसके बाद आप उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं एंड देन यू कम टू दी रेडियोलॉजिकल कंपोनेंट। पेन के अंदर जो ज्यादातर हमारा इन्वेस्टिगेशन का बेस्ड होता है दैट इज ऑन द रेडियोलॉजी, जिसके अंदर आप एमआरआई कराते हैं, ठीक है, और उनके साथ आप चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं एंड देन सर्टेन ब्लड टेस्ट। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है, जो आपका मैनेजमेंट प्लान है उसको हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा WHO लेडर पैटर्न है उसके थ्रू पेन मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि पैरास्टामोल और आप सिंपल एनाल्जेसिक्स जो हैं एनसिड्स, इनके साथ आप स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में को वीक ओपियाइड डाल देते हैं। नहीं सेटल हो रहा, सेकंड स्टेज के ऊपर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपियाइड डाल देते हैं और फिर आप असेस करते हैं फॉर अ वीक। फिर नहीं सेटल हो रहा तो आप उसके साथ एडजुवेंट हैं जैसे कि प्रीगैबलिन है, गाबापेंटीन है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना ये आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं। आजकल कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जिसके अंदर ज़ाइलोकेन है, मैग्नीशियम है, हम इसको इन्फ्यूशंस की फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं। केटामीन को लो डोज के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। इससे भी काम नहीं चलता तो फिर आपने देखना है कि नेचर ऑफ पेन क्या है, ठीक है। देन यू स्विच टू दी ब्लॉक्स। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको ब्लॉक्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर तो बैक की पेन है तो इसके अंदर जैसे कि एपिड्यूरल आपने सुना होगा, फेसेट ब्लॉक करते हैं, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे जो कि कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए हम सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक करते हैं या कोई और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स उनके लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप फैंटेनल पैचेस हैं, मॉर्फिन है, उस टाइप की चीज़ें, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ए स्टेप वाइज अप्रोच है जिसमें हम बस ये नहीं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बिल्कुल जी, हर पेशेंट से वेरी करेगा। और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो क्रॉनिक पेन के मरीज बन जाते हैं इनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना ये ऐड हो जाती है। और इसका जो फाइनल कंपोनेंट है वो ये कि जब आप पेन रिलीफ कर देते हैं या पेन बेहतर हो जाती है मरीज की, तो उसकी रिहेबिलिटेशन जो है ना इट इज़ अगेन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके अंदर पेन फिजिशियन, उनके साथ एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, उन लोग फिजियोथेरेपिस्ट, ये तीन की एक ट्रायंगल बनेगी। वो मरीज को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसकी फिजियोथेरेपी, मोबिलाइजेशन एंड ऑल दैट। ठीक हो गया सर। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि डायलिसिस के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, CKD के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या अगर डायलिसिस के साथ और CKD के साथ अगर कोई पेन हो रही है पेशेंट को तो उसको भी इसी तरीके पे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल जी, उसमें आपके पास डायलिसिस के जो मरीज होते हैं ना उनके अंदर आपके पास जो एक लिमिटेशन आ जाती है कि उसमें आप ओपिएट्स को फ्री हैंड से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर रिसर्कुलेशन और उनकी एक्सक्रीशन का एक सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होता है। सो इन पेशेंट्स के अंदर जो हम करते हैं वो जनरली हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स और हम ब्लॉक्स को पहले ले आते हैं, मतलब उनमें हम स्टेप वाइज नहीं चलते, उनको देख के थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं एंड देन वी स्विच टू ब्लॉक्स के ऊपर हम चले जाते हैं, अर्ली इंटरवेंशन पे चले जाते हैं। ठीक है सर। आजकल हम देख रहे हैं सर लोगों को, हम जितनी भी बिजनेस वुमेन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या हॉस्टलाइज हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि माइग्रेन के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। तो माइग्रेन के भी किसी सीवियर किस्म के अटैक को भी पेन मैनेजमेंट के थ्रू इसी तरह रोका जा सकता है? बिल्कुल माइग्रेन को भी मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल। इसके लिए मेडिकेशन भी की जा सकती है और इसके लिए ना ब्लॉक्स भी लगते हैं, दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक, और बेहतरीन हल आपके नज़दीक क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया, यानी बजाय इसके कि आप एक दवाई के ऊपर फोकस करें, आप मल्टीपल ड्रग्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है ना हमने खुद देखी है पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स को माइल्ड होती है और कुछ ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट इवन लिफ्ट देयर हेड, ऐसे, और साथ नोजिया, ड्राउजीनेस और वो अजीब सी उनकी जो है ना, तो उन पेशेंट्स के अंदर फिर ये ब्लॉक साथ में ऐड कर। ठीक सर। इसी तरह हम देख रहे हैं कि लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी बहुत है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स की भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इसको भी मैनेज कैसे करते हैं? इसका जो एक मैं मशवरा देना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है हमने उसको बहुत ही यानी स्टेल कर लिया है। बिल्कुल, आप बैठे हुए हैं, आप हर वक्त AC में बैठे हुए हैं, आप दफ्तर में कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, घर आ गए तो TV के आगे बैठे हुए हैं या फ़ोन के आगे बैठे हुए हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी डाइट है, हमारी जितनी भी डाइट है उसके अंदर फास्ट फूड का एलिमेंट, होटलिंग एंड ये बहुत ज़्यादा ऐड हो गया है, फैटनिंग चीज़ें हैं। जल्दी देखें, आप आज से कोई 10 साल 12 साल 15 साल पहले के जो मर्द होते थे किसी का पेट नजर नहीं आता था, ठीक है। अब आप एक जनरल एक है कि वो एक छोटा मोटी सी टमी, छोटी सी लटकी भी है, तो ये इट्स अ बर्डन ऑन योर बॉडी, ठीक है। तो इसका बेस्ट हल ये है कि एक रूटीन बनाएं जिसके अंदर आप चाहे 20 मिनट एक्सरसाइज करें, जरूरी नहीं आप जिम जाएं, जरूरी नहीं आप पार्क में जाएं, छोटा घर है, छोटे घर में भी हो सकती है। 2 डंबल ले लें, यूट्यूब के अंदर आपको
1500 वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको बताएंगे कि आप अपने मसल्स को कैसे यूज करना है। बिल्कुल ऐसे। आपने अपने मसल को यूज करना है, आपने उसकी ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करना है, आपकी पेन खत्म हो जाएगी। दवाइयां इज द टेम्परेरी सोल्यूशन, द अल्टीमेट इज यूज योर मसल्स। बिल्कुल ठीक हो सर। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का भी आजकल बड़ा रोल है। जी जी। तो पेन मैनेजमेंट में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कितना हेल्प कर सकती है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आई नो कपल ऑफ पीपल जो कि काम कर रहे हैं। टेक्निक उनकी भी मोर लेस सेम है। हम सियाम यूज करते हैं क्योंकि हमारी एक्सपोजर उसके साथ बेहतर है। ठीक है, ठीक है। वो आपके साथ जो है ना वो दूसरी मशीन्स को यूज कर लेते हैं, लेकिन मोर लेस टेक्निक सेम ही है। ठीक हो गया सर। आजकल न्यूरोपैथी के बहुत ज्यादा पेशेंट है। जी जी। आप जिसको भी देख लें, अगर ओबीज है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, है, जी तो जी। उसको न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी जी। होती है। न्यूरोपैथी अगर डेवलप हो जाए और पेनलेस हो, इसकी पेन को रिलीज करने का आसान तरीका क्या है? अगेन इसमें सबसे पहले तो मेडिकेशन है, जैसे कि आपको पता होगा प्रीगैबलिन और गैबापेंटीन्स को हम इसके अंदर बड़ा यूज कर रहे हैं। दूसरा अगेन आई वुड से फिजिकल एक्टिविटी एंड इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। जो डायबिटिक पेशेंट, आप अगर एक कोहार्ट देखें, 2 डायबिटिक पेशेंट का, एक वो पेशेंट है जो कि बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है और एक वो है जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल में है। जो एक्टिव लाइफस्टाइल के पीपल है उन्हें कुछ नहीं होता, दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। आप में से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप तो ज़ाहिर आपकी फील्ड ही है, ये फिजिशियन है आप। तो इसमें अगेन अगर हो चुकी है तो फिर मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी करें, मूवमेंट करें, अगेन मोबिलाइज। लेकिन इसमें आमतौर पर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग के अंदर। वो खाम तौर पर आपका ग्लव्स एंड स्टॉकिंग जो आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है इनके अंदर। बिल्कुल ऐसे। सर अगर मोटापा और पेन, हाँ जी, दोनों को हम आपस में लिंक करें तो आपकी नज़र में इनका आपस में कितना गहरा लिंक है? बहुत गहरा रिश्ता है जी। ये ऐसे ही है, आप एक प्रेगनेंसी देखें। एक प्रेगनेंसी के अंदर आप पेट के ऊपर तकरीबन 7 से 8 kg का वेट लेके घूम रहे हैं, ठीक है। वो तो निकल जाना है 9 महीने के अंदर, लेकिन अगर आपने पेट बढ़ा लिया उतना, वो आपके साथ ही रहेगा। अब वो जो वेट है वो कहाँ जा रहा है? वो सारा आपके बैकबोन पे जा रहा है, आपके मसल्स पे जा रहा है। आपकी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा आपको एक्सर्ट करना पड़ रहा है। तो पहला फैक्टर जो आपने सबसे पहले करना है, यू हैव टू लूज द वेट। अगर आप वेट लूज नहीं करेंगे, पेन रिलीफ करा भी लेंगे ना, तो वो वापस आ जाएगी। कभी भी उसका आपको 100% सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। सर जैसे आपने बात की कि सी सेक्शन के अंदर जो इंजेक्शन लगते हैं बैक के ऊपर, जी, अक्सर पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि लो बैक पेन है। उस लो बैक पेन को टाइटल कैसे करें? अच्छा, इसकी लो बैक पेन की मोस्टली वजह ये होती है कि जो आपको पता ही है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ना आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो है एक इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है, ये समहाउ लिगामेंट सॉफ्टनिंग जो है वो करता है। एंड अगेन हमारे यहाँ जो खवातीन बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, उनकी मोबिलिटी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उनकी मोबिलिटी क्योंकि नहीं होती है, इस वजह से अगेन वही जो एक आपको पीछे बैक के ऊपर प्रेशर, इस वजह से ये पेन जो है ना उनको आ जाती हैं। एक दफ़ा जब वो डिलीवरी से फारिग हो जाए और थोड़ा सा एरिया उनका 15-20 दिन का जब निकल जाए, दोबारा से स्ट्रेच एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस अगर एंटीनेटल के अंदर यही एक्सरसाइज उनको गायनेकोलॉजिस्ट और उनके ऑब्स्टेट्रिशियन उनको एडवाइस करें तो प्रॉब्ली ये मसाइल शायद पैदा नहीं होंगे। और ये सर मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है? बिल्कुल, ये उनसे भी हो सकते हैं। और हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको पता है विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है। पर्टिकुलरली अगर आप थोड़ा सा लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को देखते हैं जो कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर है, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है बेचारों को आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी डेफिशिएंसीज उनके अंदर है। सो ये भी एक सपोर्टिव आपको एडजमेंट हमें ऐड करने चाहिए। सर जिस तरह हम मॉडर्न टेक्निक के साथ अगर जो पेन मैनेजमेंट करते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती? देखें जी, इसमें मॉडर्न टेक्निक के अंदर जो तो ब्लॉक्स हैं, इनकी एक कैलकुलेटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कॉम्प्लिकेशन के जिसको आप कहें कि जी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, ऐसी कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। ठीक है। सिर्फ यही होता है कि जी दवाई का असर जो है, फर्ज करें कि जी 24 घंटे लेट स्टार्ट हुआ, या एट टाइम क्या होता है कि आपने जो इंजेक्शन लगाया वो काम नहीं करता, 100% काम ही नहीं करता, तो फिर ये कि आप रीडू दोबारा कर सकते हैं। तो पेशेंट को दोबारा से उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। ठीक है। बाकी दवाइयों का प्रॉब्लम ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ओपिएट्स को पर्टिकुलरली यूज करते हैं तो उसके साथ टॉलरेंस जो है वो एक हमारे लिए इशू बन जाता है।
आमतौर पे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें हम इस चीज़ का लीवरेज दे देते हैं बिकॉज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। लेकिन जो अदर देन कैंसर पेशेंट हैं उनकी क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में, इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मैंने लफ्ज़ लिया था कि इसमें वी आर वेरी सेलेक्टिव, उनको वो ओपिएट्स दिए जाएं जिनसे टॉलरेंस डेवलप नहीं होती है। सो हमारी कोशिश ये होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें हम देखते हैं फालज और स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनकी अगर पेन मैनेज करनी हो तो उसका भी सेम तरीका कार होगा? उनका भी तरीका जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, और उनके अंदर जो मेन जो कंपोनेंट जो रोल प्ले करेगा दैट विल बी रिहैबिलिटेशन वंस दे आर आउट ऑफ दैट एक्यूट कंडीशन। ठीक हो गया। और सर इसके लिए हमें कोई इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, लैब इन्वेस्टिगेशन या कोई एक्सरे, MRI? बिल्कुल जी, जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनके अंदर कुछ दवाएं, जैसे खास तौर पे एनसेड्स की अगर आप बात करते हैं तो आपने उनकी क्लिनिकल कंडीशन को भी देखना है, आपने उनके ये देखना है कोई मैदे के मसाइल तो नहीं है, कोई गुर्दों के मसाइल तो नहीं है, क्योंकि सारी की सारी दवाइयाँ इन्होंने किडनी के थ्रू खारिज होना होता है। तो अगर उसके किडनी के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुए में है, मैदा खराब हुआ है, या कुछ लोग डुअल एंटीप्लेटलेट के ऊपर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ द एज अंडरलाइंग उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी बीमारियां कौन कौन सी उनको है, उनकी कौन सी अद्वियात ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम उनका ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये पेन के ऊपर तो जैसे हम बात कर रहे थे, हमने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी बात कर ली, तो अगर कोई आम बंदा या हमारे जितने भी प्रोफेशनल हैं वो भी ये जानना चाहें कि लाहौर के अंदर कितने पेन सेंटर हैं, तो कैसे उनको पता चले? जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की अगर बात पहले कर लेते हैं तो वी आर रनिंग इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल। हमारे पास हम इस वक्त सारा बैक पेन भी कर रहे हैं, कैंसर पेन भी कर रहे हैं, इसके अलावा PRPs भी कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, हमारे पास चारों ऑप्शन हैं जो इस वक्त हैं। प्रोफेसर लियाकत हैं जी, वो कर रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर महमूद हैं जो कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल में कर रहे हैं। CMH के अंदर एक रिकग्नाइज सेंटर है जो कि काफ़ी देर से काम कर रहा है, CMH लाहौर के अंदर। तो ये तो आपके मेनली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं। आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीवन। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे अस्पताल हैं, बड़े आपके जितने भी बड़े अस्पताल हैं सारे, इन सब के अंदर जो है पेन फिजिशियन मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि पब्लिक सेक्टर में इट इज़ एंटायरली फ्री, इसमें कंसल्टेशन से लेके मेडिकेशन एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट अ रीजनेबल कॉस्ट। ठीक हो सर। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं कि ट्रेंड पेन स्पेशलिस्ट एंड इंटेंसिव पोस्ट जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जी, उनकी अगर हम बात करें तो वो कितने होंगे और किस किस तरह लोग उनको दोनों वो देख सकते हैं? अगर तो आप क्रिटिकल केयर के पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं सर, इसका ये मैं आपको बताऊं कि जो हमारा लाहौर जनरल हॉस्पिटल है ना, दिस इज द ओनली हॉस्पिटल व्हिच इज ऑफरिंग 5 कोर्सेज। हम DA कराते हैं, MCPS कराते हैं, FCPS कराते हैं, MS कराते हैं और क्रिटिकल केयर मेडिसिन कराते हैं। दूसरा जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर। ये 2 एरियाज हैं टू माय नॉलेज जहाँ पे CCM की ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये रिकग्नाइज्ड है। द प्रॉब्लम इज के इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास इस वक्त इंटेंसिविस्ट की आगे पोस्ट फिलहाल नहीं है। तो ये जो बच्चे जो भी ये करके आ रहे हैं ये रेगुलर सीट्स के अगेंस्ट जो है लग रहे हैं, यानी वो अगर AP बनेंगे तो वो AP ऑफ एनेस्थीसिया बनेंगे या AP ऑफ मेडिसिन बनेंगे। सो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हेल्थ डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश है कि अगर हमें पेन स्पेशलिस्ट और इंटेंसिविस्ट की सीट्स जो हैं वो हमें अलाउ कर दी जाएं तो ये इसमें बहुत रूम है और इसकी ज़रूरत बहुत है। ठीक है। आप मेरे ख्याल में आप तो मेरे बहुत ज़्यादा खबरों में इन्वॉल्व हैं, आप देखते होंगे कि वेंटिलेटर्स की कमी, ट्रेन डॉक्टर्स की कमी, हर वक्त हमारे ये ऑफ एंड ऑन ये हमारी प्रॉब्लम जो हैं वो चल रहे होते हैं। सो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेंगे तो इन कमिंग फ्यू ईयर्स हम इस सूरत हाल पर काबू पाने की पोजीशन में होंगे। सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा सवालात हमने कोशिश की कि डिफरेंट एंगल्स के साथ आपके सामने रखें ताकि हमारे व्यूअर्स को समझने में आसानी हो, और जितने भी हमारे HOs, PGR या जितने भी ट्रेनीज या GP देख रहे हों उनको ये बातें समझ आएँ कि ये मामला कैसे जाना है। सर प्रोफेसर डॉक्टर जोधत सलीम का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करे? देखें जी, मैं सबसे पहले तो तनवीर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू और बड़े डिफरेंट एंगल से आपने सवाल पूछे, और मैंने भी कोशिश ये की है कि मैं इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इसको समझ सकें। मैं 3 पैगाम देना चाहूँगा। प्राइमरीली आई एम एन एनेस्थेटिस्ट, तो जब भी कभी आप कोई सर्जरी कराने के लिए, खासतौर पर जब आप प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी कराने के लिए जाते हैं तो आप 10 लोगों से ये बात पूछते हैं कि जी फलाना सर्जन कैसा है, इसके रिजल्ट कैसे हैं इसके। कभी कोई शख्स ये नहीं पूछता कि उनके साथ जो एनेस्थीसिया का कंसल्टेंट मौजूद है उनकी क्या रेपो है। सो ऑलवेज अगर आप एक
सीरियस सर्जरी के लिए, एक सिक पेशेंट की सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो सर्जन के साथ साथ एनेस्थेटिस्ट का जरूर पूछें और ये पूछें कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट के अंदर क्या फैसिलिटीज मिलेंगी और क्या ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्रिटिकल केयर के लिए मैं अपने दोस्तों को, मेरे जितने भी साथी हमारे डॉक्टर हैं, चाहे वो जूनियर हैं चाहे वो सीनियर हैं, मैं उन्हें बस एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि क्रिटिकल केयर में मरीज डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता, वो हमेशा रेफर होकर आता है। तो यू आर द पीपल हु आर द बेस्ट जज कि ये मरीज इस वक्त हमारे जो वसाइल हैं उसके ट्रीटमेंट में हम इसको हेल्प नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली उनको एक टर्शियरी केयर फैसिलिटी के अंदर रेफर कर दें ताकि वो टाइमली पहुंचे और उसको जो प्रोसेस ऑफ केयर है वो बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दिया जाए। और जो तीसरा पैगाम आपके, हमने जो पेन के हवाले से बात की, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जी जो पेन है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, पर्टिकुलरली क्रॉनिक पेन। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी पेन किसी वजह से 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है तो आप कोशिश ये करें कि आप इमीडिएटली किसी पेन फिजिशियन को देखें। इस वक्त आपके प्राइवेट सेक्टर में बेतहाशा लोग मौजूद हैं। मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमारा क्लिनिक होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, और हम उससे अगले दिन जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी लिस्ट होती है। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी मेरे से रब्ता करना चाहे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आप अपने पेन से या किसी और मर्ज के सिलसिले में अगर आप हमसे रहनुमाई चाहते हैं तो हमारे पास तशरीफ लाइए। शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने देखा प्रोफेसर जोधत सलीम हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रहे थे और हमने कोशिश की कि हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों के जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी हो, कोई थ्योरी हो, कोई सवाल व जवाब हो, कुछ आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो, हमें राय देना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और उस जितनी भी आपकी मिथ्स होती हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर जोधत सलीम और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।